प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। बच्चों, आज हम जानेंगे महाजनपद के विषय में। मैं धर्मेंद्र पाल, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पसनारा, साथा संत कबीरनगर। आज हमारा प्रकरण है महाजनपद की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जनपद कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है और इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर बन गए महाजनपद। आइए अब हम चलते हैं महाजनपद बनने की पृष्ठभूमि पर। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाई थी कुल या गृह। कई कुल मिलकर ग्राम बने, कई ग्रामों को मिलाकर विष बने, पुनः विषों से जन बने और आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है, अर्थात बस जाता है, वहां निवास करता है। आगे चल करके लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना के दोआब और बिहार में लोहे के अधिक उपयोग के कारण अत्यधिक अनुत्पादन होने लगा। आर्थिक प्रगति होने से व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, इससे सुव्यवस्थित कर प्रणाली का जन्म हुआ और इस प्रकार शासक वर्ग के हाथों में अधिशेष अन्न उत्पादन जाने लगा। इससे शासक वर्ग की स्थिति मजबूत हुई और इस प्रकार उत्तर वैदिक काल का जनपद इस समय तक अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में परिवर्तित हो गया। आइए अब हम चलते हैं महाजनपदों की संख्या पर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन जनपदों में 14 में राजतंत्र था, जबकि 2 में था गणतंत्र। राजतंत्र में राज्य का शासन राजा द्वारा होता था, जबकि गणतंत्र में राज्य का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। आइए अब हम अध्ययन करते हैं 16 महाजनपदों का। ये हैं 16 महाजनपद। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें अधिकांश महाजनपद गंगा यमुना के दोआब में स्थित हैं। इनमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में और 1 दक्षिण भारत में स्थित है। इसके साथ ही 2 महाजनपद भारत के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हैं। आइए अब हम एक एक महाजनपद का सविस्तार अध्ययन करते हैं। इस क्रम में हमारा पहला महाजनपद है अंग। पूर्वी बिहार के वर्तमान भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस महाजनपद का विस्तार था। इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था। चंपा अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। पहले अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा को पराजित कर मगध के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अगला महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर। वर्तमान बिहार में पटना, गया और आरा जिले का क्षेत्र इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। हमारा अगला महाजनपद है वज्जी। बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की सीमा तक इसका विस्तार था। यह एक गण राज्य था। यह 8 संघों से मिलकर बना था। इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली इस समय उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। बच्चों, हमारा अगला महाजनपद है काशी। वर्तमान में वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर भदोही और इसके आसपास के क्षेत्र इस महाजनपद में आते थे। वाराणसी इसकी राजधानी थी
और वाराणसी जिले में इस समय बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन मंदिर और सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बच्चों, कभी आपको घूमने का अवसर मिले तो आप इन जगहों पे जरूर जाएं। अब हम देखते हैं अगले महाजनपद के विषय में। हमारा अगला महाजनपद है कोसल। कोसल महाजनपद इस समय के अयोध्या, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जनपद और इसके आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत आता था। इस महाजनपद के दो भाग थे। इसका जो ऊपरी भाग था, यानी इसका जो उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और इसका जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी अयोध्या। हाँ बच्चों, वही अयोध्या जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके बाद हमारा अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल महाजनपद के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के क्षेत्र आते थे। इस महाजनपद के भी दो भाग थे। इसके एक भाग की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की राजधानी थी पावा। बच्चों, इसी कुशीनारा में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, और जबकि पावा में महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था। बच्चों, हमारा अगला महाजनपद है वत्स। वत्स महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कुछ जिले हैं, जैसे कि प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी और इसके आसपास के क्षेत्र। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। प्राचीन काल में यह एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक क्षेत्र था, और इसका सबसे जो प्रतापी शासक था उसका नाम था उदयन। अब हम चलते हैं अपने अगले महाजनपद की ओर, पांचाल। पांचाल महाजनपद वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले इसके अंतर्गत आते थे। इस क्षेत्र को रुहेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र और कांपिल्य। ऐसा था कि इस महाजनपद के दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी कांपिल्य। महाभारत काल में द्रौपदी का संबंध इसी महाजनपद से था। हमारा अगला महाजनपद है सूरसेन। बच्चों, सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित था। आधुनिक ब्रजमंडल का क्या अर्थ हुआ? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के कुछ जिले जैसे आगरा, मथुरा इसके अंतर्गत आते थे। इसका कुछ भाग राजस्थान में भी शामिल था, उसमें जैसे भरतपुर और धौलपुर जिले भी इसमें आ जाते थे। यहां का एक प्रतापी शासक था सूरसेन। उसी सूरसेन के नाम पर इस जनपद का नाम पड़ा है सूरसेन महाजनपद। यहां का महाभारत काल में एक शासक था कंस, और इसी कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया था। बच्चों, इस महाजनपद के क्रम में हमारा अगला महाजनपद है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती या शक्तिमती। आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इस महाजनपद में आता था। इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे कि जालौन, झांसी, हमीरपुर, और कुछ जिले आ जाते हैं मध्य प्रदेश के, जैसे कि पन्ना, छतरपुर, दतिया, और एक है टीकमगढ़। इस महाजनपद में आते थे। यानी इस महाजनपद में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, यानी जो संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र है वह इस महाजनपद में शामिल था। इस महाजनपद में महाभारत काल का एक शासक था जिसका नाम था शिशुपाल, और इस शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण ने किया था। और इस क्षेत्र की एक और विशेषता है, इस क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत गाया जाता है जिसे हम जानते हैं आल्हा के नाम से। बच्चों, आल्हा इस क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है। अब इसके पश्चात हमारा अगला महाजनपद है कुरु। यह महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ जिले हैं जैसे मेरठ और गाजियाबाद, इसके साथ दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी भागों में इसका विस्तार था।
इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और महाभारत काल में हस्तिनापुर इसी राज्य में स्थित था। महाभारत की संपूर्ण घटना इसी कुरु महाजनपद के आसपास घटित होती है। इसके पश्चात हमारा अगला महाजनपद है मत्स्य। इसका विस्तार वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार था। विराट नामक राजा के नाम पर इसकी राजधानी का नाम था विराटनगर और महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहीं पर निवास किया था। हमारा अगला महाजनपद है अवंती। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर विस्तृत था। वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, इंदौर, सीहोर, देवास और इसके आसपास के क्षेत्रों पर इस महाजनपद का विस्तार था। इस महाजनपद के दो भाग थे। इसका जो उत्तरी भाग था उसे हम कहते थे उत्तरी अवंती और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंत की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी थी महिष्मती। जिन बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी होगी उन लोगों ने महिष्मती का नाम जरूर सुना होगा। बच्चों, महिष्मती से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। यहां का एक प्रतापी शासक था हयवंशी राजा सहस्रबाहु अर्जुन। इसे भगवान परशुराम ने युद्ध में पराजित करके मारा था। इसके पश्चात अगला महाजनपद है अस्मक। यह महाजनपद उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में गोदावरी नदी के बीच स्थित था। इसकी राजधानी थी पैठान या प्रतिष्ठान और अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसके पश्चात हम देखते हैं अगले महाजनपद को, गांधार। यह महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर, रावलपिंडी जिले और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। प्राचीन काल में तक्षशिला विद्या और व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। रामायण महाकाव्य से ज्ञात होता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। अब हम देखते हैं अंतिम महाजनपद को, कंबोज। कंबोज महाजनपद जम्मू कश्मीर के राजौरी और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में हाजरा जिले में स्थित था। इसकी राजधानी थी हाटक और प्राचीन काल में कंबोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था। आपने सुना होगा काबुल में क्या गधे नहीं पाए जाते? तो बच्चों, काबुल इसी कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। इस प्रकार हम लोगों ने आज इन सभी 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद विशेष महत्वपूर्ण थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। और इनमें भी मगध और अवंती ये 2 महाजनपद विशेष महत्वपूर्ण थे, लेकिन अंततः मगध ने अवंती को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार मगध महाजनपद मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुआ। आगे चलकर मगध में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की स्थापना होती है। बच्चों, यहाँ के जो छोटे छोटे राज थे उनमें एकता का भाव था। वे सदैव आपस में संघर्षरत रहा करते थे। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पने की फिराक में लगे रहते थे और ये अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते, जैसे कि पड़ोसी राज्यों से संधि करना, वैवाहिक रिश्ते जोड़ना और जरूरत पड़े तो सीधे आक्रमण कर देना। और इस प्रकार अंततः मगध महाजनपद मगध साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। बच्चों, इस प्रकार हमारे अध्याय संपन्न हुआ। प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आप सभी निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे।
धन्यवाद।